हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ तो रहे होंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और कहा था अगर हो जाएगा तो ठीक है मुझे बताना, और नहीं होता तो फिर मैं करा दूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो एक बार अब आप करा ही दीजिए। ठीक है, और अनन्या का मैसेज भी आया हुआ था। अनन्या का कमेंट था वीडियो में, तो अनन्या ये कह रही थी कि सर क्वेश्चन करा दीजिए। अब अनन्या ने इसी वाली वीडियो में लिखा हुआ था 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि जिसमें समझ में नहीं आया होगा। मुझे लगता है अनन्या 14 क्वेश्चन ही कहना चाह रही होगी। अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो मुझे अनन्या बता देना बेटा, आप वीडियो के कमेंट में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन था वो। ठीक है, मैं अभी 13 और 14 दोनों करा रहा हूँ। ठीक है, हम 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल। देखो ये टी है, 2 है ये, तो रिटर्न टू स्केल। अब हमने 2 ही लॉ पढ़े हैं, ये दोनों लॉ के बीच में क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। तो एक कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम रिटर्न ऑफ फैक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ फैक्टर्स का देखते थे। और दूसरा होगा आपका रिटर्न टू स्केल। तो दोनों के बारे में पूछ रहा है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या डिफरेंस बता सकते हैं हम? यही डिफरेंस बता सकते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल है उसमें हमारे क्या होते हैं? ऑल क्या होते हैं? ऑल वेरिएबल्स नहीं होते। क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स होते हैं, सम वेरिएबल्स होते हैं और सम आपके कांस्टेंट होते हैं। अगर और वेरिएबल्स की बात हो, किसकी बात हो? ऑल वेरिएबल्स की बात हो, तो वो क्या होता है? वो रिटर्न टू स्केल के अंदर आ जाता है। तो अगर रिटर्न टू स्केल के अंदर आ जाता है तो ऑल वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल के अंदर आता है तो उसमें कुछ वेरिएबल और कुछ आपके कांस्टेंट हो गए। तो क्या बता पा रहे हैं हम यहाँ पे वेरिएबल से बता पा रहे हैं। किससे वेरिएबल? हम साइज से नहीं बता पा रहे। हम किससे? उसके पहले का क्या ऑप्शन है? ये क्या लिखा है? साइज ऑफ इनपुट से नहीं बता पा रहे, साइज ऑफ आउटपुट से नहीं बता पा रहे। ठीक है, इससे भी नहीं बता पा रहे। तो हम किससे बता पा रहे हैं? हम यहाँ पर वेरिएबल से बता पा रहे हैं। कैसे? कि वेरिएबल ऑफ इनपुट, कि सारे वेरिएबल हैं या कुछ वेरिएबल है। ठीक है, तो इससे बता पाए, इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मेन क्वेश्चन था कि आपको कुछ डाटा दे दिया जिसमें लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और आउटपुट हो गया। तो 3 चीज़ का डाटा दे दिया। अब तीनों चीज़ों का डाटा देके वो क्या पूछ रहा है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, या फिर ये समथिंग है। तो देखो क्या करना है। मैंने आपको अगर याद हो तो क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें क्या देखना है, किसी भी चीज़ का डाटा देखना है कि वो इंक्रीजिंग में जा रहा है, डिमिनिशिंग में जा रहा है, कांस्टेंट में जा रहा है। 3 ही बताए थे मैंने आपको। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हम रेशो निकालेंगे। किस चीज़ का रेशो निकालेंगे? लेबर और कैपिटल का। अब लेबर का मैं रेशो निकालता हूँ तो 5:10, 5:10। अब मैं 5:10 करता हूँ तो कितना हो जाएगा रेशो? 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो हमारा रेशो आया 1:2। अब मैं 6 में जाता हूँ, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कैपिटल? जब मैंने 6 लेबर लिया तो कैपिटल कितना लिया? 12 लिया। तो 6 का रेशो निकाल लूंगा तो 6:12। तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 और 6 2 जा। तो हमारा रेशो हम किसी भी पार्ट में देख ले कि जैसे कि अगर यहाँ पे 7 लिए और यहाँ पर 14 लिए तो फिर हमारा रेशो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। मतलब कि हर किसी में रेशो कितना हो जा रहा है? 1:2 हो जा रहा है। तो हमने रेशो कितना लिया है? समान रेशो लिया है। मतलब अगर जैसे कि मैंने पहली यूनिट बनाने के लिए क्या किया, अब देखो एक और चीज़ देख लो कि पहली यूनिट बनाने के लिए सेम रेशो लिया। मतलब कि अगर मैंने किसी चीज़ का उत्पाद करने के लिए, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मैंने क्या करा? 1 आदमी लगाया और 10 रुपये लगाए। 1 आदमी लगाया और 10 रुपये लगाए, और मैं समान कैसे? सेम रेशो से बढ़ाता जा रहा हूँ। अगली यूनिट के लिए मैंने 10 रुपये लगाए और 1 आदमी लगाया, काम करवाया, और कितनी यूनिट बन गई? 1 यूनिट बन गई। ठीक है, उसके बाद मुझे 2 यूनिट बनानी थी, तो फिर मैं क्या करूँगा? 10 का क्या कर दिया? वही रेशो के हिसाब से बढ़ाया। तो मैंने 1 लेबर बढ़ा दिया, जैसे कि यहाँ पर 1 लेबर बढ़ जा रहा था, 1 लेबर बढ़ा दिया, और उसी हिसाब से हमने पैसे बढ़ाए। जैसे मैंने पहले 10 ले रखे थे तो मैंने अब 20 कर दिया। मैं यहाँ पे कैसे रेशो लेके चल रहा हूँ? 2 गुना रेशो लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो रेशो चल रहा है वो 1:2 का रेशो चल रहा है। तो मतलब कि मैंने क्या करा? समान मात्रा में, कैसे मात्रा में? समान मात्रा में, इक्वल मात्रा में अपने जो हमारे फैक्टर्स हैं, क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको क्या करा? मैंने उनको बढ़ाया।
कैसे मात्रा में? समान मात्रा में। और जब समान मात्रा में हर एक यूनिट के लिए, समान यूनिट के लिए हम अपने फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा किसके अंदर पहुंच जाता था? आपको याद हो तो ऐसे मैंने बनाया था और यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स किए थे और इस साइड भी किए थे, और एक साइड हमने ले लिए थे कैपिटल, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ कैपिटल ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया? यहाँ पर लेबर ले लिया। तो क्या हुआ कि जितना, यहाँ मैं इसे नाम दे दूँ O, A, B और C, तो जितना O से A है, मतलब कि O से A ये वाला पार्ट ये भी बराबर है, A से B ये भी बराबर है और B से C ये भी बराबर है। ऐसे यहाँ पर है, ऊपर साइड भी ये सारे के सारे बराबर हैं। और जब ये मिलकर ऐसे बनाएंगे, एक लाइन बना देते थे इस तरीके से, और जब मिलकर कर्व बनाएंगे तो ये कर्व के बीच में जो डिफरेंस होता था, ये वाला जो डिफरेंस होता था, ये कैसा रहता था? ये डिफरेंस बराबर रहता था। इसका मतलब ये है कि ये हमको कैसा रिटर्न देगा? ये हमें कांस्टेंट रिटर्न देगा। मतलब ये जितना हमने बढ़ाया उस हिसाब से बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि मैंने 10 रुपये लगाए थे और एक आदमी लगाया था, मैंने 10 रुपये लगाए थे और एक आदमी लगाया था, ठीक है, एक मतलब लेबर लगाया था। 10 रुपये लगाया, एक लेबर बनाया, यूनिट कितनी बना के दे दी? 1 यूनिट बना के दे दी, जैसे एक समोसा बन गया। अब क्या करा मैंने? अब मैंने 20 रुपये कर दिए और क्या कर दिया? 2 आदमी कर दिए, तो मुझे सीधा सीधा क्या हो गया? 2 यूनिट मिल गई। सही बात है। तो मतलब कि सेम रेशो में मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और हमको 1 यूनिट उसी हिसाब से एक्स्ट्रा मिलती जा रही है। तो ये तो क्या हो गया? ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न हो गया। अगर ऐसा हो जाता कि मैं 10 यहाँ पे 10 में 1 लेबर लगाता और 20 में 2 लेबर लगाता, पर मुझे कितने मिल जाती? मुझे पहले 1 मिली थी, अब मुझे 4 मिल जाती। तो इसका मतलब ही क्या होता? मैंने बढ़ाया तो उसी सेम मात्रा में, पर लेकिन मुझे रिटर्न कैसा मिला? रिटर्न मुझे बढ़ता हुआ मिला। तो ये किस में आता है? ये इंक्रीजिंग में आता है। फिर अभी इसका आंसर क्या है? अभी इसका सी है, पर मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि इंक्रीज कब पूछेगा। तो इंक्रीज में कब पूछता? जब पहला 1 यूनिट मिली 10 रुपये एक में, और जैसे मैंने उसका सेम मात्रा में उसे बढ़ाया, उसके फैक्टर्स को बढ़ाया कि 20 रुपये और 2 रुपये 2 लेबर कर दिए, तो ये 2 की जगह कितने में बढ़ गया? ये 4 बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? ये किस में पहुंच गया? इंक्रीजिंग रिटर्न में पहुंच गया। अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब मैंने 10 रुपये लगाए थे और 1 लेबर लगाया था और मुझे यूनिट मिल रही थी, मान लीजिए 4 यूनिट मिल रही थी, 4 यूनिट मैंने बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2 क्या लगाया? वो 20 रुपये लगाए और 2 लेबर लगा दिया। पहले 4 मिल रही थी, अब की बार मुझे कितनी यूनिट मिली? 4 5 6 7 यूनिट टोटल बन गई। तो देखो 4 तो पहले थी, 4 पहले थी, और आगे कितनी मिली हमको? अगर हम इसमें मार्जिनल निकाले तो कितना मिला? 7 में से 4 माइनस करके तो 3 मिला। मतलब कि पहले 10 रुपये 1 लेबर में 4 यूनिट मैं पैदा कर पा रहा था, बट अब उसी चीज को बढ़ाने पर, सेम मात्रा में बढ़ाने पर, कैसे मात्रा? सेम रेशो में बढ़ाने पर 20 रुपये और 2 लेबर करने पे मुझे 4 एक्स्ट्रा मिलते, तो मतलब 4 4 8 हो जाने चाहिए थे। तो ये किसमें पहुंच जाता? कांस्टेंट में। पर ऐसा नहीं हो रहा, अब कम हो जा रहा है। कम हो रहा है कि पहले मैं 4 कर रहा था, अब 3 ही कर पा रहा हूँ, टोटल मिला के 7 हो गए। तो इसका मतलब ये है, ये डिमिनिशिंग में पहुंच गया। अगर ऐसा होता कि पहले 4 मिले, फिर 4 की जगह 3 भी नहीं मिले, ना 4 मिले, हमको मिले 10, तो इसका मतलब ये हो गया वैल्यू बढ़ गई। तो ये आपका इंक्रीजिंग में हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर अलग से लाइव वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ये। और ये आप जो हमारी वीडियो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की सेकंड वीडियो देखना, जो आपको सेकंड वीडियो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की मैंने प्रोवाइड कराई है। सेकंड वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कौन सी वीडियो में? सेकंड वीडियो में, जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने तीनों कराए हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट, और बहुत सारे एग्जांपल देके समझाए हैं, बहुत सारे एग्जांपल देके, तो वहां से अच्छे समझ लेना। वैसे मेरे ख्याल से अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और आपका कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि जितना हम लेबर और कैपिटल जिस रेशो में बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में बढ़ाते चले जाएं तो हमें आउटपुट भी कितना मिलता रहे, उतना ही इंक्रीज होता मिला। पहले एक आउटपुट मिला, क्या मिला? पहले 1 का आउटपुट मिला, उसके बाद
एक और बढ़ गया, उसके बाद एक और बढ़ गया, उसके बाद एक और बढ़ गया, उसके बाद एक और बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले एक मिला था, उसके बाद दो बढ़ गए, दो के बाद तीन बढ़ गए, तीन के बाद चार बढ़ गए, चार के बाद पांच बढ़ गए। ये देखो, ये ऐसा है कि एक शर्त तो बनी रही थी भाई, एक शर्त तो बनी रही थी, ठीक है। अब की बार क्या होगा, दो शर्ट बन गई, तो एक तो बनी रही थी, अब की बार हमने पैसा भी तो बढ़ा दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। अब हम देख लेते हैं, कोई अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो इतनी ही रहेगी, तो इसे अच्छे से आपने समझ भी लिया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।